Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को समझ के चलना है। यहाँ पे हम बाल विकास को डिस्कस करेंगे, जो कि यह पेपर आपका 15 अक्टूबर 2017 का पेपर है। 15 अक्टूबर 2017 का पेपर है। मैंने आपको यहाँ पे 2019, 2018 यह दो पेपर करा दिए हैं सीडीपी के। आप इनको देख लेना। हिंदी के लगभग मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा ही दिए हैं, आप देख लेना। ईवीएस की मैं बात करूँ तो ईवीएस को भी मैं करा ही रही हूँ। तो आपको इन सभी को समझ के चलना है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। आपको साथ ही साथ अपने कॉपी पेन को लेकर के बैठना है। जहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं आप उनको नोट डाउन करते हुए चलना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो आपको इसका आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार के कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है विद्यालय का असहयोग। क्या होता है? विद्यालय का असहयोग होता है, यह आपका पठार का कारण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो यह कथन की हम बात करते हैं, यह किसके द्वारा दिया गया है। तो गेट्स व अन्य के द्वारा, मार्गन और गिरलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या क्रॉनबेक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताना है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है गेट्स व अन्य के द्वारा। किनके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने है, यह कौन से परीक्षण का मापन करता है। तो व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यह बुद्धि का क्या करता है? मापन करता है। यह आपका स्टैनफोर्ड बिने है, यह बुद्धि के मापन के लिए जाने जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। यह बात आपको बतानी है, आपने पढ़ा है। यह जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है और आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इसका वर्गीकरण किसने किया है। तो यह आपका फ्रायड होते हैं, युंग हैं, मन है या फिर आलपोर्ट हैं। तो व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए कौन जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। कौन हो जाते हैं? वह आपके युंग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? युंग हो जाते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे मैं बात करूँ जो आपके परीक्षण होते हैं, व्यक्तित्व के जो परीक्षण होते हैं, यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होता है, ठीक, अंतर्मुखी। दूसरा आपने समझा यहाँ पे बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। और यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे की, तो वह होता है आपका उभयमुखी। कौन सा होता है? उभयमुखी होता है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाते हैं। तो आर्थिक तत्व होता है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होता है, शारीरिक तत्व होता है या फिर वंशानुगत तत्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होता है वह आपका किससे होता है? सामाजिक विकास से संबंधित होता है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है
कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो शारीरिक विकास का एक नियम बताना है, कौन सा है। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यह आपका अनियमित विकास का नियम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। तो कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हो जाता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था। यह कथन किसने दिया है। तो गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने या फिर डगलस और हॉलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यह कथन किसने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यह कथन आपका हरलॉक का कथन हो जाता है। किसका होता है। हरलॉक का कथन हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि मूल प्रवृत्तियों में 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं यह हमारी कितने प्रकार की हैं। तो यह आपकी 14 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे आपके ड्रेवर हो जाते हैं, मैकडूगल हो जाते हैं, थांडाइक या फिर वुडवर्थ। तो जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं यह आपकी 14 प्रकार की होती हैं। तो यह किसके द्वारा वर्गीकृत की गई हैं। तो यह आपके मैकडूगल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं। मैकडूगल हो जाते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक दूसरी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है। तो यह डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है या फिर मैकडूगल का है। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो यह कथन आपका डम्बिल का है। किसका है। यह कथन डम्बिल का है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो यह आपका तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, बहुअनुक्रिया का नियम होता है या फिर प्रभाव का नियम होता है। तो सीखने के मुख्य नियम शामिल नहीं है, किसमें मुख्य नियम शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होता है बहुअनुक्रिया का नियम। यह आपका मुख्य नियम नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। मुख्य नियम में आपके 3 नियम आते हैं और गौड़ नियम में आपके 5 नियम आते हैं। तो यह आपका कैसा नियम है। यह आपका गौड़ नियम है, मुख्य नियम नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो यह बताना है कि डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो यह आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, शाब्दिक बुद्धि शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण होता है, आर्मी अल्फा परीक्षण है, चित्रांकन परीक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण होता है। कैसा होता है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण होता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत है तो इसका जो प्रतिपादन किया है यह आपका थांडाइक ने किया है, स्पीयरमैन ने, बर्नर ने या फिर स्टर्न ने। तो द्विकारक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो यह आपके स्पीयरमैन हो जाते हैं।
द्विकारक की मैं बात करूं और आपका जो त्रिकारक सिद्धांत है, यह दोनों सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत यह स्किनर के द्वारा। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है वह पावलोव के द्वारा। सीखने का समग्र सिद्धांत है वह हल के द्वारा। तो यह यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पे युग्म है वह सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, कि जो आपका सीखने का समग्र सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है। तो यह सिद्धांत आपका कोहलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? यह आपका कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको हल दे रखे हैं, तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। बाकी आपके यह तीनों यहाँ पे सही हैं। तो यह जो सीखने का समग्र सिद्धांत है कोहलर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। तो क्रो एंड क्रो हो जाते हैं, गाल्टन हो जाते हैं, रॉस होते हैं या फिर वुडवर्थ होते हैं। तो किनका नाम इनमें से सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह आपके गाल्टन हो जाते हैं। जो आपका क्रो एंड क्रो हैं, सृजन शास्त्र के पिता हैं, यह किससे संबंधित हैं। तो यह आपके गाल्टन से संबंधित हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार हैं, उनके बारे में किसने चर्चा की है। तो क्रेसमर ने, युंग ने, कैनन ने या फिर स्प्रेंजर ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर बताना है। तो जो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, इसमें किसने चर्चा की है इनके बारे में, ग्रंथियों के व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे, यह जो आपके हो जाते हैं चर्चा में आपके यहाँ पे क्रेसमर रहे हैं। और यहाँ पे सभी को क्या दिया गया है, यहाँ पे सभी को समान अंक दिया गया है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सभी को समान अंक दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, सभी को समान अंक मिला है इस क्वेश्चन के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर, क्रेसमर और कैनन, ठीक, दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है कि जो आपकी सृजनात्मक मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो कॉल व ब्रुस का है, ड्रेबहल का है, डिहान का है या फिर क्रो एंड क्रो का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। यह आपके कौन हो जाते हैं, क्रो एंड क्रो हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो यह आपकी बाल्यावस्था से संबंधित है, शैशवावस्था से संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था से या फिर मध्य किशोरावस्था से। तो जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति है निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है। यह आपकी पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना आपकी कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वह कहलाती है। तो सीखने का वक्र कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है, सीखने की स्मृति कहलाती है या फिर अवधान कहलाती है। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह बात बतानी है क्या कहलाती है। तो यह आपकी सीखने का जो पठार होता है वह कहलाता है। यहाँ पे क्या नहीं होती, यहाँ पे उन्नति नहीं होती, यही आपका पठार का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का कौन सा सूत्र हो जाता है, यह बताना है आपको यहाँ पे। तो यह आपका मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु होता है। वास्तविक आयु मानसिक आयु होता है, मानसिक आयु वास्तविक आयु
इंटू 100 होता है, या फिर वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु होता है। जो आपकी बुद्धि लब्धि होती है इसका सूत्र निकालना होता है आपको, तो यह आपकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यह आपका सूत्र होता है। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम बुद्धि लब्धि को निकालते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोहलर ने, पेवलम ने, थार्डाइक ने, या फिर गेस्टाल्ट ने। तो सीखने का जो भूल का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो भूल के सिद्धांत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वह आपके कौन हो जाते हैं, थार्डाइक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, थार्डाइक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। इनके सिद्धांत को हम संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है। थार्डाइक की मैं यहाँ पे और बात करूँ तो इनके बारे में बात करूँ तो यह आपके कहाँ के रहने वाले थे, तो यह आपके अमेरिका के रहने वाले थे। और यह आपके कौन थे, प्रथम पशु चिकित्सक थे। और मैं बात करूँ इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था। इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था और इनके 2 नियम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 नियम हो जाते हैं। पहला आता है आपका मुख्य नियम और दूसरा आता है इनका गौड़ नियम। कौन सा, गौड़ नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम होते हैं और गौड़ नियम में इनके 5 नियम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों को जोड़े होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं कितने होते हैं, तो 22 जोड़े होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। इनमें आपके 23 गुणसूत्र जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र जोड़े होते हैं। अगर मैं वैसे बात करूँ तो कितने होते हैं, यह आपके 46 होते हैं। जोड़ी की हम बात करते हैं तो यह आपके 23 हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि कोहलर ने किससे संबंधित है। यह जो कोहलर हैं किससे संबंधित हैं, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिव्यक्त के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या फिर अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित है, इसकी हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, तो हल ने किया है, थार्डाइक ने, हेगार्टी ने, या स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह आपके स्किनर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, स्किनर हो जाते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के जनक। यहाँ तक बात क्लियर। इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग किया था और साथ ही साथ इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आ जाता है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान प्रतिपादक कौन थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, तो कैटल होते हैं, थार्डाइक होते हैं, बर्नन होते हैं, या फिर स्किनर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाता है यह आपके कैटल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक आपके कैटल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो यह आपका समझ के लिए होता है, अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए, या फिर समस्या समाधान के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपको बताना है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रतिपादन किसके सुधार के लिए किया जाता है, तो
तो यह आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यह आपका सृजनात्मकता हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, यह आपका सृजनात्मकता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो गोलमैन किससे संबंधित हो जाते हैं, तो सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर आपकी सामान्य बुद्धि से। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हो जाते हैं, तो इतना आपको बताना है। तो यह आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाते हैं। गोलमैन आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो इनमें से कौन शेष से भिन्न हो जाता है, तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो यह आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही आंसर हो जाता है, यह शेष से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है क्या हो जाता है, तो ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है या फिर विश्लेषण होता है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ज्ञान। क्या हो जाता है, न्यूनतम स्तर की हम बात करते हैं तो ज्ञान होता है। इसके स्तर की हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, इनको कौन कौन से इनके स्तर होते हैं। तो इनके 6 स्तर हो जाते हैं। कितने स्तर हैं इनके, 6 स्तर हैं। तो हम बात करते हैं कौन कौन से इनके स्तर हो जाते हैं। न्यूनतम स्तर आपका ज्ञान होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका यह क्रम है। सबसे पहले आपका ज्ञान आएगा, ज्ञान, फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका यहाँ पे समझ, समझ, तीसरे नंबर पर आता है आपका यहाँ पे अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, चौथे नंबर पर आता है आपका यहाँ पे क्या आता है, यह आता है विश्लेषण, विश्लेषण आता है। और 5वें नंबर पर आता है क्या आता है, 5वें नंबर पर आपका संश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है। और 6वें नंबर पर आपका क्या आता है, तो 6वें नंबर पर आपका यहाँ पे मूल्यांकन आ जाता है। क्या आ जाता है, मूल्यांकन आ जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर, क्या आ जाता है, मूल्यांकन आ जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यह आपके 6 स्तर हो जाते हैं। ठीक, तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण किसका होगा। यह बात आपको बतानी है कि एक बच्चा है, वह साइकिल चलाना तो जानता है और मोटर बाइक को चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण किसका होगा। तो यह आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण का होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, तो 30 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होता है यह आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं CDP के। यह पेपर आपका 2017 का पेपर था, जो कि आपका CDP का था। तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, हम आपको उन सभी क्लासेस को भी कराएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।